सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का आगे का प्रकरण साम्राज्य का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले देखो, हमने ये पढ़ा था कि इतिहास के महान राजाओं में से एक अशोक था, जिसे हम अशोक महान भी कहते हैं। उन्होंने कई स्तंभों पर, कई पत्थरों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण किए थे, जैसे उनका ये अशोक स्तंभ, जिनका ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ये अशोक चक्र का निशान है। और जितने भी हमारे यहाँ रुपए हैं, नोट हैं, उन पर इस अशोक स्तंभ का ये शीर्ष लगा हुआ है, उसका चिन्ह बना हुआ है, आपने देखा भी था। फिर हमने ये देखा कि अशोक मौर्य साम्राज्य पर शासन करते थे। कौन से साम्राज्य पर? मौर्य साम्राज्य पर। और उसके साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे हमने ये मानचित्र देखा था। तो इसके साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला ये इनके प्रमुख नगर थे, ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि इसके साम्राज्य में बहुत बड़े भाग में किसान और पशुपालक हैं, उनके गांव होते थे। तो फिर आज हम पढ़ेंगे कि इस साम्राज्य का वो प्रशासन कैसे चलाते थे। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और ये अधिकारी क्या करते थे कि जो व्यक्ति राजा के आदेशों का उल्लंघन करते, तो ये अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे कि राजा ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है वो अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए राजा ने जासूस रखे हुए थे। और इन सब के ऊपर था कौन होता था? सम्राट खुद, और जो कि राज परिवार और अपने मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण रखता था। तो देखो कितना, इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन करना आसान कार्य नहीं था, और उसने कितनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र यानी कि प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को ही वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन थे। इसके बाद आगे देखिए कि उन्हें यहाँ से जो भी संसाधन है वो कर और भेंट के रूप में मिलते थे, वो उसे इकट्ठा कर लेते थे। जैसे उदाहरण के लिए देखो कि अर्थशास्त्र में यह लिखा है, उत्तर पश्चिमी जो इलाका है वो कंबल के लिए, और दक्षिणी भारत है वो सोने और पत्थरी कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो देखो, एक तो होता है ये यहाँ पे शब्द आया कर, और एक आया नजराना। तो इनमें क्या भिन्नता है, इनमें क्या अंतर है? तो देखो नीचे दिया हुआ है कि कर क्या है, वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे निश्चित समय पर, और उनका एक फिक्स होता था, उस हिसाब से उसे वो इकट्ठा करते थे। और नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, यानी कि नजराने के लिए कोई भी नियम नहीं थे, कोई समय निश्चित नहीं था, अनियमित रूप से कभी भी नजराना ले सकते थे। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में, यानी कोई ना कोई वस्तु के रूप में होता था, और ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो अपनी इच्छा से इसे देते थे। और ये देखा, इस तरह से कर और नजराने में अंतर होता है। इसके बाद है राजधानी में सम्राट, कि मैक्सनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
तो यानी मैग्स्थनीज कौन था? यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मैग्स्थनीज ने जो वहाँ देखा उसका उसने विवरण दिया, और उसी का ही एक अंश हम अब यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या लिखा कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी जब सम्राट जनता के सामने आते हैं तो उनकी एक शोभा यात्रा निकलती है और एक जश्न का माहौल सा होता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ में चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और राजा ज़्यादातर हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी उनके जो अंगरक्षक हैं उनमें महिलाएं भी होती थी। तो वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। और उनका खाना खाने से पहले उस खाने को उनके जो खास नौकर होते हैं वो चखते थे, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो देखो, उन्हें इस बात का भी डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे, और इसके लिए वो पहले खाना खुद नहीं खाते थे। तो उससे पहले उनके विश्वास पात्र जो नौकर हैं वो उस खाने को चखते थे, और एक ही कमरे में 1-2 रात तक लगातार वो नहीं सोते थे। इसके कारण देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि अभी हमारा पटना शहर बना हुआ है। उसी का ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर होता है दीवार, और जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। द्वार मतलब दरवाज़ा। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए होते हैं। यानी घर कितनी मंजिली हैं वहाँ पर? 2 या 3 मंजिल वाले घर हैं, और ये घर हैं वो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। और राजा का महल भी काठ से बना है। काठ का अर्थ होता है लकड़ी, और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ होता है। तो देखो कि राजा का कितना महल विशाल, नगर कितना बड़ा है, पाटलिपुत्र शहर, जिसमें इतनी बड़ी दीवार है कि उसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। तो अब नीचे देखो कि कुछ प्रश्न हैं कि राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। तो देखो, उन राजा को ये डर रहता था कि वो हमेशा उन्हें इसी बात से ये डरे रहते थे कि कहीं कोई भी व्यक्ति उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। इसीलिए वो उस खाने को पहले स्वयं ना खाकर अपने खास नौकर को चखने के लिए देते थे। और दूसरा प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था। और देखो, हमने अध्याय 3 में आप ही की पुस्तक में पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। तो पाटलिपुत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, अभी हमने देखा कि पाटलिपुत्र के जो घर हैं वो लकड़ी के और कच्ची ईंटों के बने हुए होते हैं, है ना। और मोहनजोदड़ो के जो घर थे वो हमने पढ़ा था पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। फिर हमने देखा कि पाटलिपुत्र में जो मकान है वो 2 या 3 मंजिल वाले घर थे, और जबकि मोहनजोदड़ो के अंदर 1 या 2 मंजिली घर ही थे। इसके बाद देखो कि पाटलिपुत्र के अंदर जो ये शहर है, पाटलिपुत्र नगर है, वो एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। जबकि मोहनजोदड़ो का जो नगर था वो हमने पढ़ा था कि उसके नगर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक ऊंचा हिस्सा था जिसे उन्होंने दुर्ग कहा, शायद उसमें राजा रहता था, और एक थोड़ा कुछ नीचे के समतल मैदान में था जिसे उन्होंने नगर कहा था, और शायद उसमें प्रजा रहती थी। और इन दोनों हिस्सों की दीवारें भी, 4 दीवारी भी क्या थी, अलग अलग बनी हुई थी। तो ये देखो, इस तरह से उनमें पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में अंतर था। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कलिंग युद्ध का वर्णन पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे उन्होंने इस कलिंग युद्ध से दुखी होकर युद्ध ना करने का निर्णय लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।